नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो वृहत स्तर पे शिक्षकों की बहाली की जाएगी उससे संबंधित यानी कि जो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत परीक्षा ली जाएगी तो उस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, परीक्षा की तैयारी की रणनीति किस प्रकार से आपको बनानी है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे। इस बहाली में दो प्रकार के अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और एक ऐसे अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी में बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, काफ़ी लंबे अरसे से इस बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। जब सीटेट की परीक्षा वे कैंडिडेट दिए, वे अभ्यर्थी दिए थे तो उस समय उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि अधिक से अधिक नंबर ला करके नंबर बेस के आधार पे इस बहाली प्रक्रिया में एक सीट को लेना है। लेकिन बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक नियमावली में तब्दीली की गई और उसे आयोग के माध्यम से दिया गया कि अब एक आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। अंततः उसके बाद उस परीक्षा के आधार पर ही उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक के पदों पे होगी। उन अभ्यर्थियों में भी शिथिलता आ चुकी थी, लेकिन यह जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी यह सोच नहीं थी कि हमें भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। तो दोनों के लिए लगभग एक ही बात हो गई। जो पहले वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीटेट बीटेट सारी प्रक्रिया को फुलफिल करके अब तैयारी में थे कि नियमावली आएगी, नंबर बेस के आधार पे हमारी नियुक्ति होगी। लेकिन परीक्षा की जब बात हुई तो दोनों अभ्यर्थी के लिए, नियोजित शिक्षक और वैसे अभ्यर्थी जो अभी शिक्षक नहीं थे, उनके लिए भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या कहने का अर्थ हो गया बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, उसकी तैयारी करना अब ज़रूरी हो गया है। दोनों अभ्यर्थियों के लिए मात्र यहाँ से देखा जाए तो लगभग कही जाए तो 2.5 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। दोनों शिथिल हो चुके थे। करीब 18-19 साल से नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षक, उनको जिस प्रकार से यह सिलेबस का सामना करना पड़ेगा उसमें उनकी शिथिलता आ चुकी थी। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके अनुसार से यह सिलेबस काफ़ी फिट बैठता है। कुछ दिन 1-2 महीने उनकी तैयारियां रुकी थी, लेकिन जो ही वह पटरी पर आएंगे तो उसकी गति तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे समस्या हो सकती है नियोजित शिक्षकों के लिए, काफ़ी दिनों से उनकी तैयारियां छूटी हुई है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत यदि आपकी तैयारी होती है तो निश्चित रूप से जो कोटिवार अहर्ता अंक निर्धारित किया गया है उसको अचीव किया जा सकता है। निगेटिव मार्किंग के आधार पे परीक्षा होगी। जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 36.5%, जिसमें 43 अंक लाना है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो 34% अर्थात 40 अंक लाना है 120 में, और एससी एसटी फीमेल और पीएच के लिए 32% अर्थात 120 में 38 अंक लाना है। बीपीएससी के आधार पे परीक्षा हो रही है। निश्चित रूप से प्रश्न की जो क्वालिटी होगी वह एक अच्छे स्तर की होती है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, जो प्रशासनिक विभाग के लिए परीक्षाएं होती है उस प्रकार का प्रश्न ना हो, लेकिन फिर भी इसे कम में आंकना यह उचित नहीं होगा। तो अब हम लोग इस बात को समझें कि किस प्रकार से हम लोगों को रणनीति बनानी है जो कि कम समय में, कम टाइम में इसमें सफलता प्राप्त हो सके। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। बिहार विद्यालय अध्यापक की तैयारी कैसे करें, इसकी चर्चा कर ही चुके थे। सामान्य अध्ययन या 1 to 5 स्पेशल शिक्षक के लिए बात करेंगे, इसकी तैयारी के लिए बात करेंगे। तो इसमें समय 120 मिनट निर्धारित यानी कि 2 घंटा निर्धारित है और प्रश्न की संख्या 120 होगी। इसे ध्यान में रखेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए
1 मिनट का समय निर्धारित है। तो तैयारी की जो रणनीति है, तैयारी का जो स्ट्रेटजी है, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझें कि 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या क्या है। तो पहला है प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित कहने का अर्थ हो गया कि इसमें वास्तविक संख्या, लाभ हानि, मोसो लोसो, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि प्राथमिक गणित में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टाइप हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है मानसिक क्षमता परीक्षा, यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण में आपको रीजनिंग पार्ट्स को देखना है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसको समाहित किया जाता है सामान्य विज्ञान में। उसके बाद चौथा है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, उसके बाद नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इतना तो जरूर ले सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह एक स्पेशल टॉपिक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भूगोल। तो यहाँ पर देखिए कि सामाजिक विज्ञान में भी आपका भूगोल आता है, लेकिन कैसा भूगोल, जो कि पृथ्वी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, सामान्य रूप से जो भी जानकारियाँ भूगोल में समाहित है उसको आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ की भूगोल की बात करें, इसको थोड़ा सुधार लें। भूगोल, तो इसमें भारतीय भूगोल से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे है 7वां नंबर में पर्यावरण और 8वां है सामान्य जागरूकता, यानी कि समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको भी ध्यान में रख करके चलना है। तो अब यह हम लोग सिलेबस को समझें। अब आगे समझते हैं कि किस प्रकार से रणनीति बनानी है। समान रूप से देखा जाए तो 3 स्तर के विद्यार्थी मिलेंगे आपको। एक है साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी, दूसरा है आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी और तीसरा है कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थी। साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी यानी कि जो विज्ञान विषय को पढ़ने में रुचि लेते हैं, तो इससे निश्चित रूप से स्पष्ट होती है कि उनका साइंस पेपर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वह साइंस विषय को समझने में सक्षम है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता साइंस विषय को समझने में अत्यधिक है। तो वह स्तर हो गया। उसके बाद आर्ट्स विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी का यदि समूह देखें तो साइंस को वह अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैट्रिक करने के बाद आर्ट्स में कहा जाता है, समान रूप से आप देखे भी होंगे गांव घर में, कि यदि पढ़ने में कमज़ोर हैं, साइंस आपका अच्छा नहीं है, तो चलो भाई आर्ट्स रख लो। आर्ट्स में उतनी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें जो भी कहानियाँ हैं उसे आप पढ़ करके, उसको रट करके या जैसे भी हो समझ करके उसको आसानी से याद किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे स्तर के विद्यार्थी में वाणिज्य पढ़ने वाले होते हैं, यानी कि कॉमर्स पढ़ने वाले होते हैं। तो उन विद्यार्थी की चॉइस होती है, उसकी इच्छा होती है कि हम हट करके, यानी कि साइंस और आर्ट्स छोड़ करके वाणिज्य पढ़ेंगे। और वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थी में एक योग्यता इस प्रकार से निखर जाती है कि वह गणित और रीजनिंग में काफ़ी उसकी पकड़ हो जाती है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स विषय है उसमें भी उसकी पकड़ होती है। तो 3 स्तर के विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से जो साइंस पढ़ रहे हैं उसको साइंस की पकड़ है, जो आर्ट्स है उसको आर्ट्स की पकड़ है, और जो कॉमर्स पढ़ने वाले हैं उसको कॉमर्स में जो विषय है उसकी पकड़ होती है। अब आगे क्लियर हम लोग करें कि किस प्रकार से रणनीति बनानी होगी हम लोगों को। यदि आप विज्ञान के विषय हैं, विज्ञान में आपकी पकड़ है, उसमें आपकी महारत है, उसमें कैपेसिटी आपकी हाई है विज्ञान में, तो निश्चित रूप से विज्ञान की तैयारी सबसे पहले आपको कर लेनी है। तो विज्ञान विषय में आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो मजबूत सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा, गणित होगा, उसके बाद विज्ञान होगा और मानसिक क्षमता परीक्षण होगा। यह आपका सबसे मजबूत विषय है। फिर से इसको समझें, प्राथमिक गणित है, उसमें पकड़ आपकी 100% होनी चाहिए और होगी भी। जो छूट भी गया है तो यह जो समय 2.5 से 3 महीने का है उसमें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान है, विज्ञान में भी आपकी पकड़ है,
जो छूटा है उसको रिवीजन करना है कम समय में, जो जान रहे हैं उसको देखते चलें और आगे बढ़ते चलें कि कौन सा प्रश्न, कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसको आप स्पष्ट करेंगे। फिर मानसिक क्षमता, जिन अभ्यर्थियों का गणित अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उसका रीजनिंग भी अच्छा ही माना जाता है और विज्ञान भी अच्छा ही होता है। तो यह सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत सब्जेक्ट हो गया जो साइंस विद्यार्थी है। तो इसमें कम समय में सबसे पहले इसको आपका रिवीजन करना है। सबसे पहले इसका रिवीजन आप कर लिए तो यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो अन्य विषय पर आप जोर देंगे। लेकिन समान रूप से देखा जाए तो यह तो आपका स्ट्रॉन्ग विषय हुआ, गणित, विज्ञान, मानसिक क्षमता परीक्षण। लेकिन वीक सब्जेक्ट हो सकता है कि कमज़ोर सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो। कमज़ोर विषय है, आपकी इसमें रुचि पहले से ही छूटी हुई है, लेकिन तो पर भी इसको आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आसानी से उतने समय में किया जा सकता है। पढ़ने के लिए काफ़ी विषय है लेकिन समय आपके पास कम है। जो नियोजित शिक्षक है उसके लिए तो काफ़ी समस्याएं हैं, इन सभी विषय का उसे रिवीजन करना होगा। लेकिन उनका जो पहले से जिस विषय में पकड़ है उसकी तैयारी कम समय में वे कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी जिस विषय में है उसे भी ना पढ़ें और जिसकी तैयारी जिस विषय में नहीं है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो समय आपका धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा और आपका कोई भी सब्जेक्ट सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन भरा रहेगा। आप समझ ही रहे हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। तो जो ही आप परीक्षा में बैठेंगे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा तो आप मारेंगे तो वह निगेटिव में ही जाएगा और जो निर्धारित अर्हताएँ हैं वह भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निगेटिव मार्किंग यदि नहीं रहता तो आप अंदाज से भी मारते तो निश्चित रूप से जो 48, 43, 40 या 38 अंक लाना था 120 में तो वह सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। अब आगे बढ़ें, विज्ञान विद्यार्थी की बात कर रहे थे तो नॉर्मल सब्जेक्ट में पर्यावरण और करेंट अफेयर्स है। यह तो सभी के लिए, चाहे वह विज्ञान के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, तो यह सब्जेक्ट पर्यावरण और करेंट अफेयर्स यह सभी का ठीक ही रहता है। तो फिर से इसको हम लोग क्लियर करें कि जो विज्ञान विद्यार्थी हैं जिसमें उसकी पकड़ पहले से अच्छी है तो सबसे पहले उसकी तैयारी करें। समय बचेगा निश्चित रूप से, तो इसके बाद जो वीक सब्जेक्ट है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको तैयार कर लें। और करेंट अफेयर और पर्यावरण यह तो सामान्य है, यह लगभग इसी विज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद कला विद्यार्थी की बात करें तो कला विद्यार्थी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वह जो साइंस का सब्जेक्ट था उसको छोड़ दिया जाए तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह उसका स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। तो सबसे पहले आपको होनी चाहिए कोशिश, आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि यह सब्जेक्ट जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है इसकी तैयारी आप कॉन्फिडेंशियल यानी कि अच्छी तरह से करनी है, जो कि परीक्षा में दुविधा की स्थिति उत्पन्न ना हो। कम ही पढ़ें लेकिन ठोस पढ़ें, कहने का अर्थ हो गया यह कि अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप कम ही प्रश्नों का जवाब देंगे लेकिन सही रूप से जवाब देंगे तो निगेटिव मार्किंग की ओर अग्रसर नहीं होंगे और 100% मैं कह रहा हूं कि आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। वीक सब्जेक्ट में आर्ट्स के विद्यार्थी का गणित होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका गणित पूरा कमज़ोर ही होगा, उनको तैयारी करने की जब आवश्यकता हो जाएगी। रीजनिंग है, उसके बाद साइंस है। साइंस वगैरह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उतना बृहत स्तर का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, समान रूप से जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं उसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद वाणिज्य विद्यार्थी की बात करें जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो वह आर्ट्स और साइंस के मिडिल में पढ़ते हैं यानी कि बीच में पढ़ते हैं, उसकी तैयारी साइंस और आर्ट्स वाले के बीच में हो जाती है। यह हमारी सोच है, आप इस बातों का एक्सप्लेन करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने स्तर से इसको कर सकते हैं। जो हमारी समझ आई मेरे अनुसार से
जो हमारी दिमाग की उपज हुई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद वाणिज्य विषय में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात करें तो गणित जरूर होता है उसका, क्योंकि वह वाणिज्य यानी लेखा जोखा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का समाधान करते हैं, तो उसका मैथमेटिक्स अच्छा रहता है, लेकिन इसको भी यहाँ पे तैयारी करने की आवश्यकता होगी। फिर रीजनिंग भी उसका अच्छा रहता है, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी यह सब्जेक्ट अच्छा रहता है, जो कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, इससे पूछा जाएगा। और वीक सब्जेक्ट की बात करें, सबसे जो उसके लिए कमज़ोर विषय है तो वह है हिस्ट्री, सिविक्स और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और उसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट तीनों के लिए हो गया पर्यावरण और करेंट अफेयर। तो कहने का अर्थ हो गया कि आपकी तैयारी सबसे पहले जिस समय से आप मैट्रिक इंटर पढ़ना प्रारंभ किए, आप दिशा को चुने कि हमें साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। सपोज कीजिए कि आपने साइंस में ही गया, तो साइंस की तैयारी निश्चित रूप से आपकी अच्छी है, तो सबसे पहले उसको यानी उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से गहन अध्ययन करें, उससे आपका अच्छा प्रश्न रहेगा, प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, और उन प्रश्नों की संख्या के आधार पे जो आगे दूसरे प्रश्न के लिए आर्ट्स के लिए कॉमर्स के लिए जाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसके लिए निर्धारित, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रश्न आप जानेंगे, और जो आपके लिए सटीक प्रश्न का उत्तर बन रहा है उसे ही लिखेंगे, ना कि कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन को आप टिक मारेंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति में आपका जो प्रश्न सही है वह गलत होगा, और गलत होगा तो जो निर्धारित अहर्ताएँ हैं 48, 43, 40 या तो 38, वह भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य रूप से यही बातें करने के लिए उपस्थित है इस वीडियो के माध्यम से कि जिस क्षेत्र में आपकी अधिक पकड़ है, कम समय के बावजूद आप उसकी पकड़ अच्छी तरह से और बना लें। उसके बाद जिस विषय में थोड़ी सी पकड़ ढीली है, तो उसमें जो आपका प्रश्न पहले से पढ़ा हुआ था उसकी तैयारी करें, ना कि नए प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से आप यह जो 1 to 5 के लिए बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षाएं होगी, उसमें मेरा विश्वास है, दावा है कि आप 100% सिक्योर करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।